नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। भाजपा भले ही कांग्रेस के कुनबे में तोड़फोड़ में लगी हो, लेकिन उसके खुद के घर के बर्तनों के टकराने का शोर अब बाहर सुनाई देने लगा है। समय समय पर अलग अलग मंचों से विरोध के सुर उठाने वाले नेताओं ने अपने लिए अब एक नया आसरा तलाश कर लिया है। लंबे समय से शिवराज सिंह और संगठन के आलोचक की भूमिका निभा रहे पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा ने सारे असंतुष्टों को एक मंच दे दिया है। उनके साथ कुछ नेता एक्चुअल और कुछ वर्चुअल रूप से जुड़कर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी जब उपचुनाव की तैयारियों में जुटी है और संगठन के मुखिया अपने सहयोगी तलाशने की प्रक्रिया में जुटे हों, ऐसे में यह नाराजगी और भी ज़्यादा मायने रखती है। जाहिर तौर पर यह लामबंदी अपनी अपेक्षा को लेकर है। पार्टी में असंतोष के सुर तभी से उठने लगे थे जब सिंधिया खेमे के लोगों को पार्टी में शामिल कराया गया, मंत्री बनाया गया। अब जब कांग्रेस में फिर से तोड़फोड़ का सिलसिला शुरू किया गया है तो सुर भी उसी हिसाब से तेज होने लगे हैं। ऐसे में कांग्रेसी नेताओं को और तंज कसने का मौका मिल गया है। कांग्रेस नेताओं का मानना है अभी तो बीजेपी के अंदर से आवाज़ें और तेजी से उठने वाली हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अभी असंतोष नहीं भड़का है, आपका कहना गलत है। मैं बोल रहा हूँ कि पहले दिन से ही असंतोष शुरू हो गया था। जिस दिन कांग्रेस से गद्दारी कर कर जो लोग भाजपा में शामिल हुए, उसी दिन से उनके यहाँ पर काम शुरू हो गया था। और ये कोई नई बात नहीं है। निश्चित रूप से समय आते आते आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा विद्रोह बढ़ने वाला है उनकी पार्टी में, क्योंकि सालों सालों जिन लोगों को वो गालियाँ बकते रहे, जिनके बारे में प्रचार करते रहे, आज वो उनके पार्टी में आकर उन पर जिस तरह से कब्जा कर रहे हैं, तो असंतोष तो स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी में उन्हें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उपचुनाव आते आते भाजपा से मोह उनका भंग हो जाएगा। जिस तरह से कांग्रेस से गए हुए गद्दार उनके ऊपर हावी होते जा रहे हैं, तो बेचैनी उनकी बढ़ती जा रही है और ये बहुत आगे विस्फोट का रूप लेगी। तो अभी तक संगठन अपने स्तर पर नाराज लोगों को मनाने में जुटा था, लेकिन इन लोगों ने रघुनंदन शर्मा का सहारा मिल गया है। शर्मा खुद समय समय पर अपनी नाराजगी जताते रहे और भाजपा के 15 साल से ज़्यादा के शासन में वे संभवतः इकलौते भाजपाई थे जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान को घोषणावीर मुख्यमंत्री तक कह दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सीधी पहुंच रखने वाले शर्मा के घर नाराज नेताओं की मीटिंग हुई, जिसमें पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, दीपक जोशी, युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धीरज पटेरिया सहित वीडियो कॉल से कई और नेता उनसे जुड़े और शर्मा को अपनी पीड़ा से अवगत कराया। शर्मा ने बताया कि उपचुनावों में शानदार जीत कैसे हो, इस पर हम सब लोगों ने चर्चा की, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी माना कि सरकार व संगठन से वरिष्ठ नेताओं की संवादहीनता बनी हुई है और कई नेताओं की अनदेखी हो रही है। इन नेताओं का मानना है कि संवादहीनता की वजह से पहले मंत्रिमंडल गठन में देरी हुई, बाद में विभागों के वितरण में देरी हुई और अब संगठन के गठन में भी देरी हो रही है। इन सभी का एक सुर में कहना है कि सरकार और संगठन में वरिष्ठ नेताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही, इससे संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इन सबके बाद भी शर्मा की असंतुष्टों के साथ हुई मीटिंग को बीजेपी के नेता सामान्य संवाद ही बता रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहना है बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल का। भारतीय जनता पार्टी में सदा ही संवाद के अवसर उपलब्ध होते हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास भगत जी से लगातार संवाद की प्रक्रिया नेताओं की चलती ही रहती है और रघुनंदन जी वरिष्ठ नेता हैं, उनसे प्रदेश अध्यक्ष जी की लगातार बात होती रहती है। उनका आशीर्वाद भी उन्होंने लिया हुआ है और मुझे लगता है कि जिन नेताओं का जिक्र कर रहे हैं वो तो उपचुनाव की प्रबंध समिति में वो चुनाव तो लड़ाने वाले लोग हैं। और रही बात किसी भी प्रकार की सलाह की, मार्गदर्शन की, तो आदरणीय रघुनंदन जी वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उनके सुझाव पार्टी के लिए सदा आमंत्रित हैं, अपेक्षित हैं और मुझे लगता है इसमें कहीं कोई संदेह किसी तरह का नहीं है। पार्टी के उचित फोरम पर बातचीत सदा ही होती है, होती रही है और आगे भी होगी। तो वैसे शर्मा ने संगठन नेताओं को सलाह दी है कि उपचुनाव के पहले सभी नाराज नेताओं की अनदेखी दूर करनी होगी। नाराज नेताओं की 9 अगस्त को एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा को उपचुनावों से पहले इन नेताओं की अनदेखी दूर करना होगी और संवादहीनता समाप्त करना होगी और इन्हें सक्रिय भी करना होगा। लेकिन क्या भाजपा का युवा नेतृत्व इसके लिए पहल करेगा? क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर ये नेता नाराज हैं, उनके साथ ही पार्टी को आगे बढ़ना है। अब ये दोनों पक्षों को तय करना है कि प्राथमिकता क्या है, व्यक्ति या पार्टी। इस पूरे मुद्दे पर अनादि टीवी के पॉलिटिकल एडिटर ललित उपन्यु की क्या प्रतिक्रिया है, जरा वो भी सुन लेते हैं। मुझे ये लगता है कि ये जो गुस्सा जो कुनबा जुड़ा है रघुनंदन शर्मा
के कथित नेतृत्व में दीपक जोशी हों या पटेरिया हों या जो भी हों, तो मुझे नहीं लगता कि इस कुनबे की उम्र बहुत ज़्यादा होगी। और उसकी वजह यह है कि जब कोई क्रांति आती है, जब या कोई भी इनकलाब लाया जाता है, तो पहले ये देखा जाता है कि उसके लीडर कौन है और कौन उसको नेतृत्व देगा। तो नेतृत्व प्रथम दृष्टया रघुनंदन शर्मा देते हुए दिख रहे हैं, और रघुनंदन शर्मा ऑलरेडी बीजेपी से अप्रासंगिक की तरह कर दिए गए हैं। पार्टी उन्हें बहुत सालों से किसी भी रूप में तवज्जो तकरीबन नहीं दे रही है। तो पहली नज़र में तो ये है। दूसरा, मुझे ये लग रहा है कि जो लोग जुड़े हैं वो उनकी हस्ती पार्टी के स्तर पे इतनी नहीं है कि वो कोई पार्टी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दें, क्योंकि कालांतर में हमने देखा उमा भारती ने विरोध करके देख लिया बीजेपी से, कल्याण सिंह ने देख लिया बीजेपी से विरोध करके। तो ये इस हस्ती के नेता तो नहीं है। ये दोनों नेता तो अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, बल्कि बाजी पलटने में माहिर रहे, दूसरी सरकारों को हरा के खुद ने अपनी अपनी सरकारें बनाई। ये उस स्तर के नेता थे। लेकिन इन्होंने भी अपनी पार्टी से नाराज़गी करके देख ली और वापस अपनी बैरक में लौट आए दोनों नेता। तो ये जो अभी विरोध हो रहा है, ये उस स्तर के नेता तो है नहीं कि इससे बहुत ज़्यादा पार्टी को कोई नुकसान होगा। फिर भी पार्टी ने डैमेज कंट्रोल पहले ही शुरू कर दिया। जहां पार्टी को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डैमेज किसी लीडर की वजह से हो सकता है, तो वहाँ पार्टी अपना काम कर रही है। दीपक जोशी को उन्होंने पहले से मनाना शुरू कर दिया है। जैसा कि मैंने कहा, रघुनंदन शर्मा को मनाने और उनके ना मनाने से फ़र्क पड़ता है, ना उठने से बीजेपी को कम से कम अभी फ़र्क पड़ता है। पटेरिया अपना विरोध पहले ही दर्ज करा के और अपनी खुद को चेक कर चुके हैं विधानसभा चुनाव के समय। अजय बिश्नोई एक हस्ती हैं ज़रूर जबलपुर बेल्ट में, तो उनको भी पार्टी अपनी तरफ से मनाएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि बीजेपी में असंतोष बहुत ज़्यादा स्तर तक जाने नहीं दिया जाता है। क्योंकि जब से ये कांग्रेस का बीजेपी में आवागमन शुरू हुआ है, तब से इंस्टॉलमेंट में, किश्तों में बड़े बड़े नेताओं के सुर उठे और बैठ गए। शुरू में प्रभात झा रुष्ट दिखे, फिर कुछ दिनों बाद उनकी टोन बदल गई, जयभान सिंह पवैया रुष्ट दिखे, फिर कुछ दिन बाद उनकी टोन बदल गई। तो ये जब इतने बड़े नेता सब लोग लाइनअप हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि इस कुनबे से बहुत ज़्यादा कोई बीजेपी के संगठन को या बीजेपी के नेतृत्व पर असर पड़ेगा। फिर भी तो इस विषय पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी। प्रकाश जी, बहुत सीधा सा एक सवाल कि क्या इसको ये मान लिया जाए कि बासी कड़ी में उबाल आ रहा है? मनोज, मुझे लगता है कि इसे बासी कड़ी में उबाल भी नहीं बोलेंगे। ये कुल मिला के एक बहुत छोटा सा दबाव बनाने का प्रयास है। रघुनंदन शर्मा खुद बहुत सीनियर बीजेपी के नेता हैं। सालों वो कार्यालय मंत्री रहे, संगठन महामंत्री रहे, प्रचारक रहे, सब दौर वो देख चुके हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अब उम्र के जिस दौर में रघुनंदन शर्मा आ गए, तो ललित जी जो कह रहे थे कि उनकी प्रासंगिकता, तो अब मुझे लगता है कि अब रघुनंदन शर्मा एक सीनियर मोस्ट के हिसाब से मार्गदर्शक जैसी हैसियत में है। और जो ये लोग रघुनंदन जी के पास इकट्ठे हुए हैं, उनमें गौर करो, आपके अनूप मिश्रा, एक शैलेंद्र प्रधान को छोड़ दीजिए नाम, तो बाकी सब ब्राह्मण लोग हैं, सारे ब्राह्मण नेता हैं। वो उनकी छाया में बैठ के विचार विमर्श कर रहे होंगे कि अब नए दौर की पार्टी के अंदर अपनी भूमिका कैसे स्थापित की जाए। तो एक दबाव का प्रोसेस हो सकता है, लेकिन ये दबाव रघु जी खुद बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इस तरह के दबाव बीजेपी में कितने कारगर होते हैं। उन्होंने कई दौर देखे हैं, और वीरेंद्र कुमार सकलेचा की बगावत को भी देखा, जो बहुत प्रभावशाली नेता थे। उमा भारती को भी उन्होंने देखा, उमा भारती के साथ फिर वो गए भी, तो वो सब दौर देख चुके हैं। राज्यसभा में पार्टी की तरफ से गए भी हैं। ये ठीक है कि वो जब कार्यालय मंत्री थे, तब नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री हैं, 98 में प्रभारी थे मध्य प्रदेश के महासचिव के नाते, तो उनसे भी उनका संपर्क रहा होगा, बहुत अच्छी सीधी पहचान होगी। लेकिन ये सब चीज़ें असर नहीं करती। जब पार्टी ने कोई चीज़ें डिसाइड कर ली है, तो अब उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम कर पाएंगे। और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी में जहाँ पे आप देखिए, आप अनूप मिश्रा से पार्टी कार्यालय में वीडी शर्मा भी मिल चुके हैं, सुहास भगत भी मिल चुके हैं, दीपक जोशी 2-4 बार आके मिलजुल चुके हैं। तो अब रघु जी इनके बीच में कोई मतलब वो कह सकते हैं कि वो धुआं छोड़ती राख में कहीं आग उत्पन्न कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात, जब शिवराज सिंह चौहान पहले मुख्यमंत्री थे और रघु जी ने एक बार नहीं, मेरे ख्याल से एक से ज़्यादा बार
सीधा शिवराज सिंह चौहान को पिंच किया। आपने कहा भी अपनी स्क्रिप्ट में कि घोषणावीर मुख्यमंत्री कहने वाले, लेकिन उसके अभी बावजूद आप झाबुआ देखेंगे चुनाव में कि हार के बाद भी उन्होंने सवाल उठाए थे। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि उन्होंने, शिवराज सिंह चौहान ने इस पर कभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो रघु जी का मान सम्मान पार्टी में है, बहुत लंबे समय से है, और मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई इस तरह से कहलाएगा कि बहुत कोई असंतोष खदबदा गया। मुझे इसके आसार नहीं लगते। लंबे समय से संगठन में रहे, आपने भी जैसा कहा, लेकिन एक और चीज़ है कि जो मार्गदर्शक मंडल की बात कहें तो गौर साहब रहे नहीं है, कैलाश जी जोशी, जिनके लिए शिवराज जी या सुंदरलाल पटवा जी, उनसे लगातार वो मार्गदर्शन लेते थे। एक जो स्पेस खाली हो गया है और सारंग जी की तबीयत नासाज चलती है, तो क्या एक वो उस भूमिका की तलाश में भी लग रहे हैं? आपको लगता है रघुनंदन शर्मा की शायद पार्टी उस मुकाम पर उनको ले आए और झूठे ही सही, लेकिन उनको ये बताने की कोशिश करें कि अब आप मार्गदर्शक मंडल में सर्वोपरि है और आपकी राय भी सुन लेते हैं भले। देखिए, निश्चित तौर पे रघु जी अगर सीधे शिवराज सिंह चौहान को भी कोई राय देना चाहेंगे तो शिवराज सिंह चौहान उसे बेहिचक सुनेंगे। अगर वो वीडी शर्मा से कहेंगे या सुहास भगत से भी कहेंगे तो कोई भी उसको अनसुना नहीं करेगा। लेकिन सवाल है कि पार्टी नई रीति नीति पे चल रही है, नया नेतृत्व है। अब जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, क्या मार्गदर्शक मंडल के अंदर कोई बहुत सीनियर और बुजुर्ग लीडरशिप बची नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अकेले रघुनंदन शर्मा ऐसा कुछ कर लेंगे। रघु जी मतलब पूरी पार्टी के अंदर बड़े सम्मानी है, मतलब उन लोगों का जो है सारे लोग सम्मान भी करते हैं, और वो मेरे भी बड़े अच्छे परिचित हैं, बढ़िया अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं। बिल्कुल। लेकिन ठीक है कि राजनीतिक जो तौर तरीके होते हैं, जो दबाव होते हैं, वो पंडित जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो निश्चित तौर पे वो एक कोशिश है छोटी सी, लेकिन इसका कोई असर होगा ये मुझे नहीं लगता मनोज। ये किसको एक संयोग माने, या कि जैसे आपने कहा कि शैलेंद्र प्रधान को छोड़ दे और आपने भी कहा कि पंडित जी, तो कि सारे ब्राह्मण नेताओं को एकजुट किया गया है लगभग। अब धीरज पटेरिया तो भी औपचारिक रूप से भाजपा में भी नहीं है, उसमें भी तो ये संयोग है या कि केवल एक, क्योंकि प्रदेश के जो मंत्रिमंडल बना है उसमें कई सारे ब्राह्मण चेहरों की अपेक्षा की गई, जिनके बारे में कहा जा रहा था वो तो होना ही था और शिवराज जी भी चाहते थे। देखिए, मुझे लगता हो सकता है कि रघु जी अनूप मिश्रा के बारे में कुछ बोले पार्टी संगठन में, या धीरज पटेरिया के बारे में कुछ बोले। धीरज पटेरिया तो शिवराज सिंह चौहान के ही एक तरह से अनुयायी रहे हैं। युवा मोर्चा के जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब शिवराज जी जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष थे। बिल्कुल। और उसके बाद धीरज पटेरिया उन्हीं के माने जाते। पिछले चुनाव में शिवराज जी धीरज पटेरिया को टिकट नहीं दिला पाए। मतलब आप ये देखिए कि वो मुख्यमंत्री थे, पावरफुल मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद वो धीरज पटेरिया को टिकट नहीं और चुनाव नहीं, वो निर्दलीय लड़ लिया। वो गलती कर गए धीरज पटेरिया, संयम नहीं बरत पाए और उन्हें वोट भी अच्छे मिले। शायद 30,000 से ज़्यादा वोट उन्होंने 30,000 से ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए और शरद जैन को वहाँ चुनाव हारना पड़ा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये सब लोग बीजेपी के प्रशिक्षित लोग हैं और हो सकता है कि निश्चित तौर पे धीरज पटेरिया वापस ही करेंगे भारतीय जनता पार्टी में। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि वो भी कहाँ गए, तो वो कहाँ जाएंगे। हमने देखा कि जो भी छोड़ के गया वो वहीं आया है। वो जहाज का पंछी जो है उड़ने के बाद जहाज पे ही लौटता है। तो मुझे लगता है कि वो भी लौट आएंगे। अब उनकी उपयोगिता चूँकि पार्टी के दक्ष कार्यकर्ता के तौर पे है, तो अब वीडी शर्मा तय करेंगे कि उनकी क्या उपयोगिता है। अब वो तो रघुनंदन शर्मा को भी यदि कोई काम देंगे तो निश्चित तौर पे रघुनंदन शर्मा भी करेंगे। पिछली बार उनके पास काम था आजीवन सदस्यता निधि सहयोग का, उनको प्रभारी बनाया गया था रघु जी को। तो पार्टी ऐसा नहीं है कि उनका उपयोग नहीं कर रही, उनका उपयोग कर रही है। लेकिन अब उन्हें न तो वो अध्यक्ष में उम्र के उस दौर में चले गए कि जो बीजेपी की जो नई चीज़ें हैं जिसमें खास करके उम्र एक मायना रखती है। रघु जी बिल्कुल फिट है, स्वस्थ है, प्रसन्न है, भगवान उन्हें और भी लंबा स्वस्थ प्रसन्न रखे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो 75 साल का क्राइटेरिया तय किया तो उसमें अब कोई ऐसी संभावनाएं उनके लिए बाकी नहीं है। हाँ, अनूप मिश्रा की हो सकती है, धीरज पटेरिया की हो सकती है, दीपक जोशी की हो सकती है, बिल्कुल। अब इन्हें रघु जी का शेल्टर कितना मिलेगा, रघु जी इनके लिए कितने प्रभावशाली होंगे, ये देखने वाली बात होगी जब वीडी शर्मा का। बिल्कुल। हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभु पटेरिया भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। प्रभु जी से समझ लेते हैं कि रघुनंदन शर्मा जी की सक्रियता के पीछे कारण क्या है। जी प्रभु जी। मनोज जी, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी को यदि देखें तो भारतीय जनता पार्टी में जब शिवराज सिंह चौहान पहले मुख्यमंत्री बने थे तब और अब में ये अंतर है कि उसमें बहुत सारे धड़े थे
बहुत सारे सीनियर नेता थे जो अपनी आवाज मुखर करते थे, वो सारे गुट इन 13 सालों में खत्म हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से कहीं एकमात्र गुट की पार्टी हो गई जो शिवराज सिंह और संगठन उनके साथ मिलकर चल रहे हैं। अभी तक गुटबाजी नहीं जी। थी। अब रघु जी ये एक सर्टिफाइड जो है वक्त विरोध करने वाले नेता के तौर पर सर्टिफाइड लीडर हैं भाजपा के, जो पहले भी खुलकर विरोध जताते रहे। आज ही कभी भी आप देखिए कि कोई सा भी ऐसा मसला होता है जो सरकार के शिवराज जी के अगेंस्ट यदि कहीं पर किसी को बोलना हो तो रघु जी के सामने माइक लगा दीजिए, रघु जी बिल्कुल वही बात बोलेंगे जो कांग्रेस में जिस तरीके की मानक अग्रवाल की स्थिति है, लगभग वो स्थिति रघु जी ने अपनी भारतीय जनता पार्टी में बना ली। अब रही बात अभी क्यों बोल रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मंत्रिमंडल गठित हो गया है। अब संगठन में जो कवायद है तो सभी नेता ये जो रघु जी के आसपास इकट्ठे हो रहे हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जो अभी या तो चुनाव हार चुके हैं या जो अपने वजूद की तलाश में है कि उनको कहीं कोई और मिले जिससे वो आगे की राजनीति अपनी चमका सके। लेकिन इसलिए इनमें रघु जी से स्वर दे रहे हैं और सब लोग वहां पर जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं मनोज जी आपको बता दूं जी कि जो जिस प्लेन में लखनऊ गया था जिसमें जो 4 लोग शामिल थे, जिसमें से 3 नेता कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, बिल्कुल इलाज करा रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अरविंद भदौरिया, संगठन महामंत्री सुहास भगत। अब जो खबर है चौथे नेता जो है वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट शायद आज आ गई है और यदि वो अस्पताल इलाज कराने जाते तो ये जो दांव चल रहे हैं कि जल्दी 2-4 दिन में पार्टी की जो गठन होना है पदाधिकारियों का, तो वो संभवतः 10-15 दिन आगे छिप जाएगा। तो इनका जो विरोध है उसका स्वर भी फिर धीमा पड़ जाएगा। जब वो गठन के समय करीब आएगा तो उस समय ये लोग फिर मुखर होंगे, फिर बोलेंगे और ये चाहते हैं कि उनको एक मुकाम मिले पार्टी में जिससे वो आगे की अपनी क्षेत्र की राजनीति कर सके, संगठन की राजनीति कर सके। मनोज, तो आपको लग रहा है ये जो 9 अगस्त की दूसरी बार उन्होंने तारीख तय की है कि अब दूसरी बैठक वो 9 अगस्त को करेंगे, तो शायद ये कुछ संभावना के मद्देनजर किया गया या ये कि इस बीच में अगर उनको भी समय मिल जाए योजना के लिए, या इस बीच हो सकता है कि पार्टी उनको मनाने का प्रयास कर ले? मनोज जी, दबाव बनाने की राजनीति आपने इतना लंबा स्पान दे दिया, टाइम स्पान, कि हम 9 अगस्त को दोबारा मिलेंगे, हम एक बार मिल चुके हैं और आप जो इस बीच में जो भी निर्णय ले रहे हैं तो उसमें हमको शामिल कीजिए। ये स्वाभाविक तौर पर सामने वाले के पाले में गेंद डालने का खेल है, तो उन्होंने गेंद डाल दी संगठन के पाले में कि आप जब कार्यकारिणी बना रहे हैं तो उसमें हमको जगह दीजिए, हमारे लोगों को एडजस्ट कीजिए, कहीं ना कहीं बात कीजिए। ये केवल उसका खेल है। 9 अगस्त कोई ऐसा दिन नहीं कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था इसलिए आपने वो चुना। 9 अगस्त को नागासाकी में परमाणु बम गिरा था, बिल्कुल वैसा कोई परमाणु बम भारतीय जनता पार्टी पे गिराने वाले ऐसा कोई कमाल रघु जी नहीं करने वाले, ना उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी आप देखिए जो नेता जुड़े हुए हैं यदि उनको डायरेक्ट संगठन बुलाता है तो अनूप मिश्रा जी हैं, उनका स्वर पलट जाएगा, वो वहां पर कुछ नहीं बोलेंगे। धीरज पटेरिया का कोई भाजपा में वजूद नहीं, वो भाजपा में एंट्री के दरवाजे पर खड़े हुए हैं, घंटी दबा रहे हैं और कॉल दबा रहे हैं, दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो दरवाजा खोलना चाहते हैं कि उनको जो है पार्टी में एंट्री मिल जाए। रघु जी चूंकि बिल्कुल किनारे बैठे हुए हैं, कहीं कोई जगह नहीं है, वो भी चाहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं कुछ संगठन में वजह, लेकिन जितने लोग जुड़ रहे हैं वही हो रहा है। अब ये देखिए ना कि अरुण ये इनका अजय बिश्नोई जी जो पूर्व मंत्री हैं, बिल्कुल वो पहले कैबिनेट में आने के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे, मंत्रिमंडल में नहीं आ पाए। अब मुख्यमंत्री क्वारंटाइन है, वहां पर इलाज करा रहे हैं चिराई अस्पताल में, तो अस्पताल को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि 13 साल की सरकार में क्या हम एक भी ऐसा अस्पताल नहीं बना पाए जहां पर कि चिराई जैसी सुविधाएं हो। मनोज जी मैं बता दूं आपको, याद होगा आपको कि अजय बिश्नोई मध्य प्रदेश में लंबे समय तक स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान सरकार में। तो जो आदमी स्वास्थ्य मंत्री रहा हो क्या उसको इतना नहीं पता कि क्या सुविधाएं हैं सरकारी मेडिकल कॉलेजों में? ये केवल और केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, दबाव बनाने की राजनीति है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है। आपके लिए कुछ सवाल मुझे लगता है प्रकाश जी के पास भी है। प्रभु जी, यार मेरे को प्रभु की आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए, तो लेकिन एक बात और है प्रभु जी, आपसे फिर एक बार आऊँगा, प्रकाश जी के पास चलते हैं। प्रकाश जी, जिस प्रकार से प्रभु जी ने बताया कि जो स्थितियाँ हैं उनमें से ज़्यादातर नेता ऐसे, जैसे दीपक जोशी की बात करें, संगठन ने उनसे मुलाकात कर ली थी, कैलाश जी खुद उनसे मिलने चले गए थे। इसके बाद जो उनकी उम्मीदें थी आवाज़ नहीं आ रही कि कैलाश जी की का उद्घाटन किया गया था बागली में, बागली को जिला बनाने की घोषणा हो गई। अनूप मिश्रा के लिए भी खुद नरोत्तम मिश्रा उनसे मुलाकात कर चुके हैं। और जो नेता ऐसे थे जो नरेंद्र बिरथर हैं और शैलेंद्र प्रधान हैं, जिनके लिए उमा भारती भी बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन अगर उमा भारती ने भी उनका भला नहीं कर पाई तो रघु जी उनका कुछ भला कैसे कर पाएंगे? देखिए, मुझे लगता नहीं कि इसमें किसी का भला बुरा कुछ होना है, बस एक छोटा सा दबाव बनाने का प्रयास। वैसे देखेंगे अगर आप कुछ जो खबरें जो सामने आई है उसमें उन्होंने पार्टी के विरोध में कुछ नहीं बोला है। उन्होंने कहा कि हम उपचुनाव में पार्टी की जीत की तैयारी कर रहे थे
ठीक है। अब पूरी पार्टी छोड़ के 5 नेता घर पे बैठ के आपस में बैठक करके बीजेपी की तैयारी करते। बीजेपी में हो सकता है ऐसा होता होगा, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं होता, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन जो है मतलब उन्होंने जो बोला है, मैं अगर उसकी बात करेंगे हम ऑन रिकॉर्ड, तो ऑफ रिकॉर्ड हमें पता है कि क्या हुआ होगा। तो आप थोड़ा सा, आप जब सभी आपने बातें कर ली है, सब चीज़ें कर ली, अब इसमें से कोई एक ऐसा असरदार हो जो पार्टी का कहीं नुकसान पहुंचा सकता हो। जो नुकसान पहुंचा सकता था वो धीरज पटेल एक विधानसभा क्षेत्र में नुकसान पहुंचा दिया। अनूप मिश्रा को पार्टी ने बराबर मौके दिए, विधानसभा का चुनाव लड़वाया उन्हें। तो निश्चित तौर पे हाँ, पहले लोकसभा का लड़ाई उन्होंने, उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़ा। तो अब विधानसभा के चुनाव लड़ने के बाद आप लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहेंगे, चुनाव आप हार गए, तो ये सब चीज़ें एक साथ संभव नहीं। दीपक जोशी चुनाव हार गए, तो अब आप उनको कहाँ पे मोबिलाइज करोगे, कहाँ वो करोगे। तो संगठन के अंदर अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा कि आपका पार्टी क्या उपयोग करेगी। वी.डी. शर्मा आपका कोई उपयोग करेंगे, आपको कहाँ लेंगे। दूसरी बात है कि पार्टी में आपकी सक्रियता पूर्व में, अतीत में कितनी रही इन लोगों में से, बिल्कुल ये भी पार्टी देखेगी निश्चित तौर पे कि आप जब काम करने वाली टीम का हिस्सा बनते हो तो आपकी पुरानी सक्रियता पार्टी के प्रति कितनी रही है, इस चीज़ पे भी गौर किया जाएगा निश्चित तौर पे। तो मुझे लगता है एक साधारण सा दबाव, वो हल्का सा बीजेपी भी महसूस कर रही होगी कि कोई बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। उनके पास फिर तरीके बहुत सारे हैं। बिल्कुल, वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई एक नेता पर डिपेंड पार्टी है। वहाँ तो अभी हाल बीजेपी में जो संगठन महामंत्री हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो बात करेंगे ही करेंगे। फिर संघ वालों का बुलावा भी आ सकता है। लेकिन अभी कोरोना ने हसरतें अधूरी रहने दी। बहुत सारे लोग उम्मीद में थे कि शायद मोहन भागवत से मुलाकात करें, तो और वो भी भले वो कुछ कहे नहीं, लेकिन खबर तो दूसरी बनी बात जाए। कि मोहन भागवत से आप मुलाकात कर सकते हो, संघ के स्वयं सेवक के तौर पे। रघु जी तो प्रचारक भी रहे हैं, बिल्कुल, तो कर सकते हो आप संघ से मुलाकात। लेकिन क्या आप उम्मीद करोगे कि मोहन भागवत तो प्रदेश बीजेपी को गाइड करेंगे क्या? आप इन नेताओं को कहीं वो करेंगे? ऐसा तो कुछ होगा नहीं। सवाल ही नहीं तो उठता। निश्चित तौर पे मोहन भागवत कहीं आपको हस्तक्षेप नहीं करेंगे, या संघ का कोई नहीं। हस्तक्षेप सिर्फ इतना करेगा, अरे यार उम्र में कहाँ क्या कर रहे हो ये, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही बोलना है किसी को भी। तो वह अपने आप में चीज़ें कंट्रोल हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा राजनीतिक फ्लेवर अलग है कांग्रेस की तुलना में। तो हम जब कांग्रेस की बात करेंगे तो आपको अलग दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा, बीजेपी की बात करेंगे तो अलग दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे बैरियर बहुत सारे हैं, और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस बैठक की या ऐसी किसी बैठक की चिंता करेगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से कई सारे बैरियर है। बहरहाल समय और इजाज़त नहीं देता है। तो इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत धन्यवाद प्रभु जी, प्रकाश जी। तो निश्चित रूप से बात हुई है असरदार और सरदार की। तो जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो उनका सरदार है वो कितना असरदार है। तो जैसा कि प्रभु जी ने भी कहा, प्रकाश जी ने भी कहा कि अब वो भारतीय जो राजनीति, खासतौर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की, उसमें उनकी प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा बची नहीं है। और जो कुछ लोग उनके इर्द गिर्द जमा हैं, उनका अपनी भी आवाज़ इतनी नहीं है कि बीजेपी के कानों में कोई खलल डाले। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि ये सारे नेताओं, जो कि खुद भी जानते हैं बीजेपी की कार्यशैली को भली भांति समझते हैं, पहचानते हैं कि उनकी इस बैठक का भविष्य क्या है, लेकिन एक प्रयास तो उन्होंने किया ही है कि ठहरे पानी में कंकर मारने का। अब उसकी लहरें कितनी बनती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा होगा। लेकिन जिस प्रकार की कार्यशैली बीजेपी की है, उससे ये साफ हैगा कि विरोध के सुर अब ना तेज होना है, ना दूर तक जाना है। तो सत्ता का फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।